आंदोलन और उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और वो अनएम्प्लॉयमेंट के बाद लोगों को नौकरी का सपना दिखाया गया और जो नौकरी का सपना आज तक पूरा नहीं है। बीच में कुछ सरकारों ने नौकरी के लिए काम किया लेकिन फिर वही व्यवस्था आ गई कि नौकरी भी नहीं है। तो मालिक थे, नौकर बने और नौकर बन के कमाने की कोशिश की। अब तो नौकर भी नहीं बने जा रहे हैं। अब तो पता नहीं, इससे पहले भी ऐसी व्यवस्था आई कि जमींदारों की, इन्होंने कहा तो जमींदारों का जो सिस्टम था वो भी अंग्रेजों ने शुरू किया लगान वसूलने के लिए। जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो जब अंग्रेजी व्यवस्था थी तो उन्होंने बीच बीच में कुछ ऐसे सामंत रखे जिनके जरिए वो पूरा कंट्रोल करते थे लैंड को और वो फिर अपनी तरीके से टैक्स वसूलते थे और पूरी तरीके से जनता का शोषण करते थे। और उन जमींदारों ने इतना बुरा हालत कर दिया कि लोग खेत विहीन हो गए, घर विहीन हो गए और खेतीहर मजदूर और बधुआ मजदूर तक हो गए, क्योंकि अंग्रेजों का उन पे हाथ था। जैसे चाहे काम कराते थे, अंग्रेजों के एजेंट बन के इन्होंने काम किया। तब जमींदारी प्रथा खत्म हुई। देश में बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। हमें ये भी देखना होगा कि हम कहाँ अच्छे थे, हमें ये भी देखना होगा हम कहाँ बुरे थे। और ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम जो लेबर की प्रॉब्लम है, आज देश में मजदूर वर्ग इतना बड़ा खड़ा हो गया है और जिसको अब काम भी नहीं दे रहे हैं। ये नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिसके बारे में, ऐसे शख्स, उनके प्रोफेशन के बारे में कहा जाता है कि बीमारों को ठीक करते हैं। वो चाहे मरीज हो चाहे देश हो। अगर बीमारी मरीज को है तो एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है और बीमारी देश में है तो एक फिलोसफर, चिंतक, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके अंदर कुछ ना कुछ विचार हों। डॉक्टर असद हमारे साथ हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन बहुत सोचते हैं मजदूरों के बारे में, लेबर के बारे में, देश के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में और लगातार संघर्ष करते रहते हैं। मैं डॉक्टर असद के पास आता हूँ, डॉक्टर असद से पूछना चाहता हूँ, ये जो लगातार देश के अंदर हो रहा है, नए कानून आ गए, लेबर कोड आ गए, हर तरफ से परेशान है, नौकरियां नहीं हैं, सब लोग परेशान हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो उनको भी घंटों घंटों काम करना पड़ता है, प्रेशर है। अभी आपने एम्स की देखा था माहौल कैसा हुआ, उसके बाद आपने एम्स के अलावा सफदरजंग में भी हुआ, स्ट्राइक हो रही है क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उनको इतने घंटे काम कराया जाता है और फिर उनको छुट्टी नहीं मिलती, टाइम नहीं मिलता और लगातार 24-24 घंटे ड्यूटी हो जाती है। बहुत सारी डॉक्टर्स की समस्याएं। दूसरा, उनके एग्ज़ाम के बारे में बात की जाती है कि एग्ज़ाम का ऊपर नीचे हो जाती है डेट। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका विजन क्या है, आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले आपका अपना परिचय और कैसे, कहाँ, क्या बताना चाहते हैं अपने बारे में, और उसके बाद आप क्यों आज जंतर मंतर पर अपने विचार रखने आए हैं हमारे पास? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर असद है और मैं जहाँ तक हिंदुस्तान की बात है तो हिंदुस्तान में वर्किंग है, चाहे वो पढ़ा लिखा लेबर हो चाहे वो कम पढ़ा लिखा लेबर हो। अगर कोई डॉक्टर है वो भी एक पढ़ा लिखा लेबर है। तो जो हमारे देश की जो कानून है, जो व्यवस्था है, वो इन लेबरों के खिलाफ है। वर्क, आप किसी यूरोपीय कंट्री या किसी अच्छे जगह आप जाओगे तो वहाँ पे वर्कलोड 6 आवर का होता है, 8 आवर्स का होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो मेरी प्रोफेशन है, डॉक्टरों का है, डॉक्टरों का जो वर्कलोड, खास के जो रेजिडेंट डॉक्टर है, रेजिडेंट डॉक्टरों का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। 24 आवर्स की ड्यूटियाँ होती है। इसके 2 कारण हैं। पहले कारण तो एक, जो हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट की हो, ये वो उस लेवल पे लोगों को नहीं रखते हैं। दूसरा है कि अगर एक बंदा कम ही पैसे पे ज़्यादा देर तक काम करने को तैयार है तो उनको हायर करना चाहता है। एक तरह का शोषण बता रहे हैं। सोशल। तो कहीं ना कहीं इसके लिए गवर्नमेंट जो है, सरकार है, वो जिम्मेदार है। हमारे देश में एक ऐसी कानून होनी चाहिए खास के लेबर के लिए कि उसकी वर्कलोड कम हो और पेमेंट ज़्यादा हो, ताकि वो लंबे टाइम तक काम कर सके, लंबे टाइम तक, ताकि वो हेल्दी हो। लेकिन अब तो सरकार जो नया कोड लाई है, जो 4 कानून कोड लाई है, उसमें ये कहा गया है कि अब तो फिक्स्ड लेबर हो गई है कि भाई हम रखेंगे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए निकाल सकते हैं। परमानेंट वाला क्लॉज ही लगभग है, तो परमानेंट वाला, लेकिन अब सब, मुझे लगता है, ठेके पर भी चलने की ज़रूरत नहीं। अब तो कंपनियों को ये पावर मिल गई है कि वो 6 महीने के लिए रखें, 8 महीने के लिए रखें और जब चाहे निकाल दें, हायर एंड फायर। ये सरकार की 100% फेल्योर है। अच्छा। और इस पे नए सिरे से कानून बनना चाहिए। सरकार तो कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नो, ये सरकार की फेल्योर है, 100% मोदी गवर्नमेंट की फेल्योर है।
लेबर कानून या लेबर को आप लेबर रखोगे तभी तो वो लेबर रहेगा। आप तो लेबर देखो, आप फैक्ट्री में लोग जाते हैं काम करने के लिए, बीमारी पड़ जाता है, बहुत बुरी कंडीशंस है। 4 साल में 3 साल में वो बेचारा वापस आता है, कई लोग मर जाते हैं। आप ओवर वर्क है। आप तो डॉक्टर हो, आप ज्यादा जानते हो। डॉक्टर्स की भी जो लाइफ होती है, खास के वो जो स्टेज में जो जी रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स है, वो उनके लाइफ स्टेज है, वो 10 साल कम लाइफ जीते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि डॉक्टर मरीजों के संपर्क में आता है तो बीमार भी जल्दी हो सकता है। मरीजों के संपर्क में तो वो उसका कर्म है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन फैलने का इन्फेक्शन तो वो एक अलग है। वर्कलोड ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, और ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। इसमें सरकार 100% फेल्योर है। तो क्या करे सरकार, कैसे करे? और अभी जो सरकार के पास जहाँ तक हमारे खास के अभी इधर जो रिसेंट में मेडिकल कॉलेज भी इंक्रीज हुए हैं, और खास के MBBS हो या जो भी हो, आप ये तारीफ कर रहे हो सरकार की? नहीं, जूनियर लेवल पे लोग आए हैं, उनको काम मिले। और 50,000 की नौकरी मिल रही है लोगों को, खास के MBBS डॉक्टर को 70,000 60,000 इनिशियल स्टेज। और ये 1 करोड़ का खर्चा है। हाँ, 1 करोड़ रुपया पेमेंट देके प्राइवेट से आते हैं। तो इनका एक सैलरी जो है वो फिक्स हो कि अगर आप डॉक्टर्स को आप इतने सैलरी पे कम से कम पेमेंट दो और रखो, ये जरूरी है। लोग तो जा रहे हैं। नहीं, आप तो जैसे आपने डिग्रियां लिया, आप मजबूर हो, और अगर आपने 6 महीने साल भर घर पर बैठ गए तो आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा सकते हो अगर आप जॉबलेस होते हो तो। इस वजह से इनसिक्योरिटी, इस वजह से लोग कम पैसे में भी काम कर लेते हैं। क्या लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में जिस तरीके से आजकल हॉस्पिटल्स का बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं कि वो प्रॉफिट मेकिंग ही हो गया है, डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा हो गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें एक बार बंदा चला गया तो फिर उसका तो घर बार सभी बिक जाएगा एक ही बार में। और तो क्या लगता है कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ना चाहिए? पब्लिक सेक्टर की जहाँ तक बात है तो पब्लिक सेक्टर में जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है उसको गवर्नमेंट ने बनाए, और खास के गवर्नमेंट ने जमीन भी दी है। तो उसमें कम से कम एक ऐसा भी कानून होना चाहिए जो कम बजाय। कानून तो है अभी गरीब लोगों के इलाज का कानून है, लेकिन होता कहाँ है? करता नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? वो भी गलत है। उस पर एक अच्छे सिरे से जांच हो और उसको रेगुलराइज करे सरकार, उसमें खुद इन्वॉल्व करके रेगुलराइज। क्योंकि ये तो ड्यूटी है ना, सेवा है। ये कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस आप कर रहे हो अपने सर्वाइवल के लिए, लेकिन हॉस्पिटल इंडस्ट्री है कि हॉस्पिटल जो भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस की है और प्राइवेट सेक्टर के आदमी। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने नब्ज पकड़ लिया। नहीं, ये सच है। इसीलिए वो बचे। 1,000 करोड़ 500 करोड़ रुपये में आप कॉर्पोरेट के हॉस्पिटल बनाओगे तो वो पैसा एक आम आदमी के पास नहीं आता है। हम चाह के भी तो नहीं बना सकते, बिजनेसमैन भी नहीं कर सकते इतना। तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग होते हैं और ये सब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं। तो जिस चीजों में बड़े लोग इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो उसको कहीं ना कहीं। आप डॉक्टर हो गए ऐसा बोलते हो, आपको डर नहीं लगता क्या? इतना बिंदास आप बोलते हो। नहीं, फैक्ट है, फैक्ट है, सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है, खुला सच्चाई, खुला सच है। ये हमारी थोड़े जितने जो प्राइवेट सेक्टर के जो हॉस्पिटल है वो किसी डॉक्टर थोड़े बना रहे हैं या डॉक्टर नहीं चला रहे हैं। डॉक्टर तो बंधुआ मजदूर है। डॉक्टर बंधुआ मजदूर है, मतलब कॉर्पोरेट चला रहा है, डॉक्टर बदनाम हो रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर तो बंधुआ मजदूर है, उसकी फिक्स सैलरी है। कई बड़े डॉक्टर हैं, उनको टारगेट दे रखा है। यही कहते हैं डॉक्टरों ने लूट लिया हमें, लेकिन वो डॉक्टर नहीं, कोई डॉक्टर के पीछे कोई और लूट रहा है। नहीं, लूट रहा है नहीं उस सेंस में। लूटने का मतलब ये है कि मतलब इतना ज्यादा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में अभी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का हालात ये है कि जो बड़े डॉक्टर खासकर जो DMMCH है उनके पास बड़ा सेटअप बनाने के लिए, कैथ लैब बनाने के लिए या इसके लिए उनके पास पैसे फंड नहीं है, पूंजी नहीं है, वो मजबूरन काम करते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार को जो डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनको सरकार को सब्सिडी दे के 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया दे देना चाहिए कि वो अपना हॉस्पिटल शुरू करें, क्योंकि वो शायद अच्छी सेवा करेंगे, ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर का पैसा लाएं। डॉक्टर्स को भी 10 करोड़ 5 करोड़ का फंड मिलना चाहिए बिगर ब्याज के। और मुझे लगता है कि उनसे लिया भी बड़ा धीरे धीरे जाना चाहिए अगर देश में कुछ सचमुच विकास करना है। या डॉक्टर मांग डॉक्टरों की बहुत पहले से है। अच्छा, कि कई डॉक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा सके उनको प्राइवेट खोलना है। तो प्राइवेट के लिए जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे डॉक्टर हैं उनके पास फंड कहाँ से आए? उसके पास फंड नहीं है। उसकी डिग्री के बेस पे कर दिया जाए, सरकार उसको दे दे फंड। देना चाहिए, लेकिन ये मिलते नहीं है। ये तो काफी मतलब ये पॉलिसी आनी चाहिए। ये आनी चाहिए, लेकिन ये आनी अभी आप उठाएंगे इस बात को?
हम क्या, सब लोग उठा रहे हैं। अगर आप देखिए, आप राजनीति में भी आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, और कल को अगर आपकी सरकार बन जाती है, किसी राज्य में आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, नहीं, मैं तो ये चाहूंगा, उतना बड़ा सपना नहीं देखता हूँ। मुख्यमंत्री एमपी भी बन जाते हैं, तो एमपी बन जाते हैं, एमएलए बन। सिंपल हो, सेवा भाव होना चाहिए मन में। अच्छा, आप किस पद पर काम कर रहे हो, अब तो इससे कोई लेना देना किसी भी पार्टी में जाएंगे तो टिकट के लिए पैसा लग जाता है। नहीं, आप सेवा भाव अगर आपके मन में है, चाहे आप डॉक्टर बन के सेवा कर रहे हैं, चाहे आप राजनीति में सेवा कर रहे हैं, चाहे आप किसी चीज में सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव मन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि भाव नहीं है लोगों के पास, सिर्फ पैसे के लिए जा रहे हैं। राजनीति में लोग जाते हैं, 10 करोड़ का टिकट खरीदते हैं, 5 करोड़ का टिकट खरीदते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के जीत जाते हैं, सेवा भाव नहीं है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। बुद्धि तो बहुत लोगों के पास है। इस देश में, इस दुनिया में हम बुद्धि को जज करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम लेते हैं, उसमें बुद्धि टेस्ट करते हैं, किसी का भाव नहीं देखते हम कि उसके अंदर भाव भी है काम करने का। एक कम बुद्धि वाला आदमी भी अगर उसमें भाव अच्छा है तो ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकता है। सेवा भाव होना चाहिए व्यक्ति में। आप खास के देखो, तो भाव कैसे टेस्ट करेंगे? नहीं, जैसे बहुत सारे हमारे इंडिया के अंदर जो लेबर कानून मजबूरन क्यों बना, बहुत इंडिया में बहुत सालों से ग्रामीण विकास का कोई योजना नहीं आया। आपने अर्बन शिफ्टिंग क्यों हुआ, आप इस पे जाओ। गांव के लोग शहर क्यों आ रहे हैं काम करने, गांव में उनको काम नहीं क्यों मिला। ये बहुत सारे रीजन है। ये एक दिन का और एक मिनट का इंटरव्यू नहीं है कि आप 1 मिनट में आप सारा चीज बता दोगे। ना, ये लंबे टाइम तक सोचना आया, और हर वर्ग के सरकार और जो भी रहे वो इस तरह को और इसको रोकने में नाकामी रहा। अभी बिहार में चुनाव हुआ, उसमें एक प्रशांत किशोर एक बंदा आया बीच में, और उसने एक मुद्दा उठाया खास के बिहारी लेबरों के लिए कि पलायन का मुद्दा रुकना चाहिए। पलायन पर चुनाव भले वो जीत ना पाए, लेकिन उनके पास जो मुद्दा थी पलायन का, वो बहुत अच्छा मुद्दा था, जेन्युइन मुद्दा था, और 2-3 और भी वो अच्छा मुद्दा उठाए। बिहार के लोग जहाँ जाते हैं, अगर आप डॉक्टर बन के जाएं बिहार से, अगर आप इंजीनियर बन के जाएं तो आपको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन आप मजदूर बन के जाएंगे तो फिर छवि बिगड़ जाती है और लोग बड़ी कोई आदमी अगर अपना घर छोड़ता है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई ऐसे ही बेवफा नहीं, घर नहीं छोड़ता है, ऐसे ही बेवफा नहीं होता। ग्रामीण विकास की कोई योजना बहुत लंबे समय से, करीब 50-60 साल तक, मनरेगा तो है नहीं। ग्रामीण विकास का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप खोद लो, नहीं भर दो और वो भी 200-400 रुपया मिले। बात आप मेरी सुनो। एक गांव मान लो वो 50 घर के गांव है, तो 50 घर के गांव में 20 आदमी को या 20 घर को डेली रोजी दो। ठीक है, उनको उसमें गांव में ही काम मिल जाए। 10 आदमी जो पढ़ा लिखा है उसको पढ़े लिखे वाला काम दो। जो उसमें से 20 आदमी बढ़िया है, वो 2-3 आदमी, 4-5 आदमी दूसरे जगह देगा कौन? ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की। अच्छा, पहले एक बात बताओ मुझे, मैं एक वैसी सवाल पूछ रहा हूँ, इसके बाद हम बाइंड अप करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा है, अगला इंटरव्यू और करेंगे। इससे आज से 200-300 साल पहले गाँव इंडिपेंडेंट था, सबके पास रोजगार था, सबके पास हाथ का काम था, या जो भी उनके इक्विपमेंट है सबका काम बटा हुआ था, कोई किसी से नौकरी नहीं मांग रहा था। जब ये व्यवस्था आई, यहाँ के छोटे मोटे रोजगार खत्म किए, उद्योग धंधे खत्म किए, अंग्रेजों ने सीधा सीधा प्रहार किया इस व्यवस्था पर। आज भी वही व्यवस्था चल रही है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर आ रहे हैं, आपने देखा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जा रहा हूँ। एक पहले थी जिम्मेदारी व्यवस्था। सुनिए, जिम्मेदारी व्यवस्था भी, जमींदारी भी तो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की। नहीं, जिम्मेदारी व्यवस्था भी शोषण थी। और वो शोषण थी कि किसी गांव में 200 बीघा जमीन था और पूरा गांव, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब गांव इंडिपेंडेंट होता था और जब गांव में गांव के लोग अपना निर्णय लेते थे मिलकर। कोई गांव का निर्णय कभी गांव ने नहीं लिया। अगर आप अंग्रेजों के दौर भी जाओगे, अंग्रेजों के दौर से पीछे बोल रहा हूँ मैं, आगे या पीछे, अगर आप उसके भी पीछे जाओगे, या अगर मुगल में जाओ या किसी भी वंश में जाओ, राजाओं ने क्या किया? राजाओं ने भी वही काम किया। नहीं, राजा सिर्फ लगान वसूलने का काम करता था और फौज करता था, वो इंटरफेयर नहीं करता था, गांव के बिजनेस में इंटरफेयर नहीं था। गांव के बिजनेस में नहीं था, लेकिन गांव की डेवलपमेंट नहीं हुई ना। नहीं तो उस समय आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, 50 साल पहले आप चले जाओ, गांव में इन जिम्मेदारों ने स्कूल नहीं खोलने दिया। इन जिम्मेदारों ने जब स्कूल नहीं खोलने दिया तो गांव की व्यवस्था और खराब हुई, और जिसके कारण लेबर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। ये सक्षम थे अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने के लिए, इनके बच्चे बाहर पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर जो भी बनना था बन गए। इन्होंने गांव में स्कूल नहीं खोला, गांव में अस्पताल नहीं खोलने देते थे, गांव में सड़कों की व्यवस्था खराब इसलिए हुई कि गांव में लोग रास्ता नहीं दिया।
अपने ज़मीन पे लोगों ने रास्ता, ये तो सरकार ने जब बदली सरकार, फिर धीरे धीरे कानून आई तो थोड़ा सा रोड का व्यवस्था और इसकी व्यवस्था थोड़ी सुधार आई। शिक्षा से बहुत दिनों से, लंबे समय से शिक्षा से एक बल्ज ऑफ पॉपुलेशन को शिक्षा से दूर रखा, क्योंकि शिक्षित आदमी गुलामी नहीं करता है, शिक्षित आदमी आवाज़ उठाता है। और इसीलिए मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को एजुकेट होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक राइट है, जितना खाना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, और आप अपने बच्चे को पढ़ाई कराओ, तभी आपकी हालत सुधरेगी। बिना पढ़े कुछ नहीं हो। ये आज की सच्चाई है, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ और करना चाहता हूँ इन चीज़ों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से सैकड़ों साल पहले, करीब 500-700 साल पहले या 1000 साल पहले जो गांव की व्यवस्था थी वो इंडिपेंडेंट व्यवस्था थी। राजा होता था, शहर को कंट्रोल करता था, सेना को कंट्रोल करता था। लेकिन गांव की एक अपनी अर्थव्यवस्था थी जिसमें सब लोगों की भागीदारी थी, अपने अपने अलग अलग काम थे और लोग करते थे, कोई किसी से नौकरी मांगने नहीं जाता था। फिर इस व्यवस्था को जो हाथ के हथकरघा कहते हैं या हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, या कोई घड़ा बनाता था, कोई कुछ बनाता था, इस व्यवस्था को तोड़ा गया। कपड़े बनाने का काम था, वो सब उसको तोड़ा गया, और तोड़कर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपना माल लादने की कोशिश की। नौकरी का सपना दिखाया गया, और जो नौकरी का सपना आज तक पूरा नहीं है। बीच में कुछ सरकारों ने नौकरी के लिए काम किया, लेकिन फिर वही व्यवस्था आ गई कि नौकरी भी नहीं है। तो मालिक थे, नौकर बने, और नौकर बन के कमाने की कोशिश की। अब तो नौकर भी नहीं बने जा रहे हैं। अब तो पता नहीं, इससे पहले भी ऐसी व्यवस्था आई कि जमींदारों की, इन्होंने कहा तो जमींदारों का जो सिस्टम था वो भी अंग्रेजों ने शुरू किया लगान वसूलने के लिए। जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो जब अंग्रेजी व्यवस्था थी तो उन्होंने बीच बीच में कुछ ऐसे सामंत रखे जिनके जरिए वो पूरा कंट्रोल करते थे लैंड को, और वो फिर अपनी तरीके से टैक्स वसूलते थे और पूरी तरीके से जनता का शोषण करते थे। और उन जमींदारों ने इतना बुरा हालत कर दिया कि लोग खेत विहीन हो गए, घर विहीन हो गए, और खेतीहर मजदूर और बधुआ मजदूर तक हो गए, क्योंकि अंग्रेजों का उन पे हाथ था। जैसे चाहे काम कराते थे, अंग्रेजों के एजेंट बन के इन्होंने काम किया। तब जमींदारी प्रथा खत्म हुई। देश में बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है। हमें ये भी देखना होगा कि हम कहाँ अच्छे थे, हमें ये भी देखना होगा हम कहाँ बुरे थे। और ये जो प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम जो लेबर की प्रॉब्लम है, आज देश में मजदूर वर्ग इतना बड़ा खड़ा हो गया है, और जिसको आप काम भी नहीं दे रहे हैं। ये पहले मजदूर बना दिया, आप काम भी नहीं दे रहे हैं, तो होगा क्या? इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, बहुत सारी बातें हैं। असद जी से हम अगला इंटरव्यू करेंगे, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जागो और अपना पैरों पर खड़े हो और अपने आसपास देखो। जितना आप सेल्फ डिपेंडेंट होगे उतना बेहतर रहोगे, और जितना आप किसी दूसरे पर आश्रित होगे वहाँ आपको चोटी पहुँचाई जाएगी, आपको नुकसान ही पहुँचा जाएगा। आपको क्या लगता है?